सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी बाई यूबी सर पर। जैसा कि साथियों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्णमाला जो था आपका कंप्लीट हो चुका है और उससे जो भी रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं वो मैं किसी दिन आपको एक वीडियो में टोटल जिस कम से कम 100 से क्वेश्चन आपको करा दूंगा। कम से कम 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका कोई भी अगर डाउट होगा तो वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या होगा? संधि। क्योंकि संधि स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संधि इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा है अभी वर्णमाला। तो जो वर्णमाला पढ़ा है तो जो संधि होती है सो उसी से रिलेटिव होती है। इससे क्या है आपको कि संधि समझने में दिक्कत नहीं होगी। पहले तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि संधि में आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। आपने अभी तक संधि पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है फिर भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आज के बाद संधि में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कहीं पर भी। सारे डाउट हम क्लियर करते चलेंगे कि संधि कैसे बनी, क्यों जरूरत पड़ी, क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका टॉपिक रहेगा आज संधि का। कौन सा टॉपिक रहेगा? संधि। देखिए संधि, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो संधि शब्द है ये शब्द है संस्कृत का शब्द। किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है संधि। हिंदी का नहीं है ये शब्द। किसका है? संस्कृत का शब्द है। इसी को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं जंक्चर। क्या बोलते हैं? जंक्चर जो बोला जाता है इंग्लिश में, और इसी को बोलते हैं संगम। जो हम जंक्चर को संगम बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हिंदी में हम बोलते हैं क्या? संधि। और इसी को बोला जाता है योजक। अगर हम इंग्लिश की बात करें, जो जंक्चर होता है उसी को हिंदी में संधि कहते हैं और उसी को क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। ये चीज़ देखिए, समझिए पहले। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप, कि यहाँ पे मैंने दो तरह से संधि लिख दिया है। एक तो यहाँ पे ये लिखा है संधि जिसमें न लगा हुआ है, एक यहाँ पे ये लिखा है जिसमें अनुस्वार लगा हुआ है। तो बच्चे को डाउट हो जाता है कि सर ये संधि आपने दो तरीके से लिख दिया है, क्या ये इसमें दोनों ही शुद्ध हैं या इसमें एक शुद्ध है या गलत है? तो सबसे पहले तो आपको मैं यही पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को डाउट रहता है। क्योंकि जो शुद्ध वर्तनी की बात आती है तो बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें शुद्ध कौन सा है। तो देखो यहाँ पे 1 मिनट लगेगा, आप समझ सकते हो अच्छे से। देखो, एक तो संधि ऐसे लिखते हैं और दूसरा मैं लिख देता हूँ संधि। तो इसमें शुद्ध कौन सा होता है? तो देखिए इनमें दोनों में ही दोनों शुद्ध होते हैं। आप या तो संधि इस प्रकार भी लिख सकते हो, इस प्रकार भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, दोनों शुद्ध होते हैं। और कैसे होते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ 1 मिनट में। कि देखिए, जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, अभी हम संधि केवल स्टार्ट नहीं किया, केवल हम बेसिक बता रहे हैं। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें एक नियम होता है अनुस्वार का नियम। किसका नियम होता है? अनुस्वार। अनुस्वार का नियम। जब हम व्यंजन संधि पे बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे, एक होता है अनुस्वार का नियम। अनुस्वार का नियम क्या कहता है कि जो संधि आपकी बनती है, तो आपको पता है कि संधि दो शब्दों से मिलकर बनती है। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा, तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा यदि वह क्या है? म है। फिर से सुनिए, संधि के बारे में केवल मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों शुद्ध क्यों होती हैं। कि पहले में क्या होता है? म होता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? म है। और इसका मेल किससे होना चाहिए? किसी भी क से लेकर और म तक किसी भी स्पर्श व्यंजन से होता है। अगर म का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से होता है, मैं केवल संधि के बारे में बता रहा हूँ, संधि स्टार्ट नहीं हुई है अभी आपकी, ये बता रहा हूँ कि इसमें शुद्ध कौन सा होता है। ये शुद्ध दोनों ही होते हैं। तो देखिए व्यंजन संधि में आपको बता रहा हूँ कि जो एक नियम होता है जिसे बोलते हैं अनुस्वार का नियम। तो उसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है म, और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा क से लेके म, कोई भी होगा। तो इसका जो नियम कहता है कि जो ये वाला म होता है ये बदल जाता है किसमें? अनुस्वार में।
किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। कब? जब क से लेकर स्पर्श व्यंजनों से इसका मेल होता है उस टाइम। ठीक है। अगर हम इसको नहीं बदलती तो एक इसमें में और होता है कि जो ये वाले वर्ग होते हैं, वर्ड होते हैं, इन्हीं का पांचवा वर्ड आ जाता है। कौन सा आ जाता है? पांचवा वर्ड, यानी अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ड में बदल जाता है। तो जो संधि होती है, तो आपको पता है कि संधि हम कैसे लिखते हैं? सम प्लस धी, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो अब देखिए, त वर्ग होता है त थ ध, त वर्ग का ध चौथा वर्ड है। त वर्ग का चौथा वर्ड क्या है? द है, ये वाला द है। और हमने आपको बताया है कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसमें से अगर किसी से इसका म का मेल होगा तो यह किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के पांचवें में। तो यहाँ पे ये किस में बदल जाएगा? न में बदल जाएगा। तो अब देखो, आपको पता है कि यहाँ से क्या है? एक म है, और यहाँ से जब हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे, इसको निकालेंगे हम, तो क्या निकल आएगा? ध प्लस ए। तो अब देखिए, या तो हम इसकी जगह क्या लगा दें? अनुस्वार लगा दें, फिर भी सही होगा, या फिर इसकी जगह हम क्या लगा दें? न लगा दें, फिर भी सही होगा, हलंत वाला न। तो इसीलिए हम पहले वाले जो देखो ये वाला संधि लिखा है, तो इस पर हम क्या करते हैं? अनुस्वार लगाएंगे तो ये वाला संधि लिख जाएगा। अगर हम न लगा देते हैं तो ये वाला लिख जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या है? दोनों ही सही होते हैं। ये चीज़ आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा संधि इसमें सही होता है। तो दोनों सही होते हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा क्यों होता है। जब हम व्यंजन संधि आपको कराएंगे तब और अच्छे से बता देंगे कि क्यों सही होता है। कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी संधि। देखिए, डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है। जब हम आप इसको तोड़ेंगे, खंड करेंगे इसके, तो आप डेफिनेशन खुद ही निकाल लोगे कि संधि की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, जो संधि शब्द है वो आपका बना है दो शब्दों से मिलके। एक तो आपको क्या होता है? सम, और एक क्या होता है? दे। सम और धी से मिलके आपका बना है क्या? संधि। और संधि कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। तो सम और धी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जब हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसे बोल सकते हैं आप मेल, या बोल सकते हो समझौता। मेल, समझौता, या बोल सकते हो जोड़। क्या बोल सकते हो? जोड़। देखिए, सम प्लस देखिए बने मिलकर बना है क्या? आपका संधि। इसे हम, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? मेल होता है, समझौता होता है और जोड़ होता है। फिर से सुनिए, संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, आपसे पूछ लेता है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? मेल, समझौता या जोड़। किसी भी चीज को जब हम संधि कर रहे होते हैं तो जो दो शब्द होंगे आपके, पहले सुनिए कि शब्द कितने होंगे आपके? दो शब्द होंगे। यहां पे होगा एक शब्द, प्लस के बाद होगा दूसरा शब्द। तो दो शब्दों को हम अलग अलग ना पढ़कर, अलग अलग उनको ना पढ़कर जब हम एक साथ पढ़ देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। देखो, जब इन दोनों शब्दों को हम अलग अलग ना पढ़कर जब इन दोनों को एक साथ पढ़ देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? उसे संधि कहा जाता है। तो और अच्छे से देखिए, समझिए कि पहले, अब संधि में मेल किसका होता है? संधि में जो मेल होता है वो किसका होता है? तो आपको पता होगा कि देखो, एक शब्द आपका यहाँ पे होगा, दूसरा शब्द आपका यहाँ पे होगा। बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम। एक शब्द आपको कहाँ होगा? आगे होगा। दूसरा शब्द क्या होगा? पीछे। उसमें क्या लगा होगा? प्लस, यानी जोड़। तो आपको देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, बहुत गौर से सुनेंगे यहाँ पे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। फिर से सुनिए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे संधि कहा जाता है। तो जो पहला शब्द आपका होगा उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण, दोनों का क्या होगा? दोनों का होगा मेल, दोनों का होगा मेल। मेल। लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है, लेकिन क्या होना चाहिए? विकार। अगर उसमें विकार नहीं होगा, या आप बोल सकते हो परिवर्तन, अगर उसमें परिवर्तन नहीं होगा
तो वहां पे संधि नहीं हो सकती। सबसे देखो डेफिनेशन यहीं से आपकी निकल आई कि दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के निकटतम, क्योंकि ये दोनों पास पास होंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा, तो देखो पास हो गए दोनों। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन भी निकल रही है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे संधि कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल हो और वहां पे क्या हो? विकार हो या परिवर्तन हो, उसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अगर यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई शब्द लिखा है, अगर उसमें परिवर्तन नहीं होगा तो वहां पे संधि नहीं हो सकती। जैसे देखिए मैंने एक शब्द लिखा समझ प्लस दार, जैसे मैंने लिखा समझ प्लस दार। अब देखिए शब्द तो यहाँ पे भी हैं दो, यहाँ पे अगर बात की जाए तो शब्द तो ये भी हैं दो और दोनों जुड़ भी रहे हैं, शब्द तो यहाँ पे भी हैं और दोनों जुड़ भी रहे हैं, लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? समझदार, समझदार बन जाएगा। लेकिन अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे कोई परिवर्तन होता तो संधि थी, अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो वहां पे संधि नहीं हो सकती। आप इसको केवल बोल सकते हो संयोग हुआ है। क्या हुआ है? संयोग। यहाँ पे आप संयोग बोल सकते हो, न कि संधि। संधि का मतलब होता है विकार उत्पन्न करना, या दो शब्दों को एक साथ जोड़ने पर एक जो नया शब्द बने वो विकार उत्पन्न करे। जब विकार उत्पन्न नहीं करेगा तो वहां पे संधि नहीं होगी, हमेशा याद रखना ये चीज। यहाँ पे केवल आप संयोग बोल सकते हो, न कि संधि। तो जो संधि होती है वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से होती है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? विकार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम संधि कर रहे होते हैं या संधि तोड़ रहे होते हैं तो हमेशा जो शब्द बचेंगे वो एक शुद्ध होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? शुद्ध, शुद्ध होने चाहिए। इनका एक सार्थक क्रम होना चाहिए, यानी सार्थक शब्द होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। हमेशा याद रखना कि अगर वो है सार्थक शब्द नहीं होगा, अगर वह सार्थक शब्द नहीं होगा फिर भी संधि आपकी गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल करना है। मेल करने के बाद कोई परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन हो रहा है तो जो शब्द आपके बने हुए थे या शब्द जो थे वो कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए, यानी सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक होता है जिसका कोई अर्थ हो। तो उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी आपका कैसा होगा? वहां पे संधि बन सकती है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और बता दूं कि यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आया था। यूपीएसआई में कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधान संधि और गौण संधि। तो हम लोग केवल संधि पढ़ते चले आए हैं, तो हम कभी ये गौर नहीं देते कि प्रधान संधि किसे कहते हैं और गौण संधि किसे कहते हैं। तो देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पे मैं यहीं पे आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि प्रधान संधि और गौण संधि का मतलब क्या होता है। देखिए जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है तो वहां पे क्या होता है? वहां संधि होती है। जो ये वाला वर्ण है इन दोनों में क्या हो रहा है? मेल हो रहा है, तो विकार उत्पन्न होगा जब जुड़ेंगे। तो अगर यह विकार यहीं पे होता है, इन दोनों में हुआ विकार, इन दोनों में क्या हुआ? परिवर्तन। अगर यहीं पे होता है, इन जो यहाँ वाले जो शब्द लिखे होंगे, वर्ड लिखे होंगे, इसके पीछे और इसके आगे, इस पे अगर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो कहलाती है हमेशा प्रधान संधि। कौन सी? प्रधान संधि। फिर से सुनिए, इन दोनों में विकार हो और मेल हो या परिवर्तन हो, अगर वह इसी जगह पे होता है, यहीं पे होता है, तो क्या कहलाता है? प्रधान संधि कहलाती है। अगर इन दोनों में परिवर्तन हुआ, यहाँ पे इन दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ा, लेकिन जो विकार हुआ, जो परिवर्तन हुआ, वो इस जगह पे हो गया, मतलब आगे पीछे हो गया, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे भी चेंज हो गया, इस जगह पे, मतलब कोई वर्ड था वो यहाँ पे चेंज हो गया, अगर वो यहाँ पे चेंज होता है तो इसी को कहा जाता है गौण संधि। इसी को क्या कहा जाता है? गौण संधि कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ। जैसे आप रामायण करते हो तो राम प्लस अयन,
देखो गौण संधि का मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं जो यूपीएसआई में पूछा गया था। जब यहाँ पे आप लिखते हो राम अयन, तो देखो कि यहाँ पे आपको पता है कि जब हम इन दोनों को मेल करते हैं, इसी को मैं भी मिटा देता हूं, जब हम इन दोनों को देखो जोंट करेंगे तो यहाँ से आपको पता है कि अ निकलता है और यहाँ से भी आ निकलता है, तो दोनों के मेल से क्या बनता है, बड़ा आ। ये अभी हम आपको बताएंगे अच्छे से। तो जो राम प्लस अयन लिखा है तो ये बन जाता है क्या, रामायण। तो अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्या देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहले न था वो क्या हो गया, ण हो गया। तो इसी को कहा जाता है गौण संधि, क्योंकि परिवर्तन तो यहाँ पे होना था, यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, तो प्रभाव इस पे भी पड़ा है। अगर प्रभाव इस पे भी पड़ता फिर भी कौन सी होगी, गौण संधि। हमेशा याद रखना प्रधान और गौण का मतलब सिर्फ यही होता है कि दोनों में बेकार परिवर्तन हो और प्रभाव इसकी जगह यहाँ पे भी पड़े या इसके आगे वाले शब्द या पीछे वाले पे भी पड़ता है, तो वो कहलाती है गौण संधि। अगर इन दोनों पे ही पड़ता है तो वो क्या कहलाती है, प्रधान संधि कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। देखिए जब हम बात कर रहे थे संधि की, किसकी बात कर रहे थे, संधि की, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको बता दिया है परिभाषा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है या परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे संधि कहा जाता है। तो यहां से आप डेफिनेशन ले सकते हो कि दो निकटवर्ती, डेफिनेशन आप लिख सकते हो, दो निकटवर्ती वर्णों की, दो निकटवर्ती वर्णों की मेल से जो विकार या बोल सकते हो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको परिभाषा रटने की कोई जरूरत नहीं थी, आप आराम से समझ गए होंगे कि निकटवर्ती वर्णों किसकी बात की जा रही है, कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों निकट हैं, तो यही डेफिनेशन आपकी बन गई कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में हो गया। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे संधि होते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई शब्द है, एक शब्द मैंने आपको बताया है, देखो केवल मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि संधि बनती कैसे है और कैसे आप करेंगे उसको। बाकी बात जब हम संधि स्टार्ट कर देंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 1% भी दिक्कत नहीं होगी। अगर यहां से आप पॉइंट समझ गए तो संधि बनाने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखो दो शब्द होते हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण का मेल किससे होगा, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मेल होता है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मेल होता है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, मैंने लिखा महा प्लस आत्मा, ये मैंने लिख दिया महा प्लस आत्मा। अब आप देख रहे होंगे कि ये है जो आपका पहला शब्द, पहला शब्द कौन सा है आपका, महा, दूसरा शब्द क्या है आपका, आत्मा। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि दोनों के सार्थक शब्द होना चाहिए, उसी के बाद संधि बन पाएगी। देखो महा अलग हो गया, महा माने महान या बड़ा, आत्मा आप जानते ही हो। तो पहला शब्द आपका ये वाला हो गया, दूसरा शब्द ये हो गया। अब इन दोनों के हमें क्या करना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण निकालना है। अब मैंने आपको वर्णमाला में आपको कराया था कि जो पहला, जब हम कोई व्यंजन होता है, अगर मैंने कोई व्यंजन लिखा है, म है, क, ख, अगर कोई व्यंजन है तो आपको पता है कि व्यंजन जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होता है और व्यंजन कैसा होता है, परतंत्र होता है। तो जब हम व्यंजन को तोड़ते हैं तो उसमें से एक अ भी निकलता है,
क्या निकलता है? अ निकलता है। जब हम म को तोड़ेंगे तो म प्लस अ, ऐसे ही तो करेंगे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता क्या, यहाँ पे मैंने लिखी होती की लिखी होती, तो आप क्या करती? आप यहाँ से क्या करते? क को निकालते। जब हम किसी भी वर्ड में से उसके व्यंजन और स्वर को अलग करते हैं तो जो व्यंजन होता है वो हलंत के रूप में हो जाता है। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ से देखो क निकल आया और यहाँ से बड़ी ई है, तो ये दोनों हमने अलग कर दिए। तो ये चीज़ आप अच्छे से निकालना जानते ही होगे। देखो, पहले एग्जाम में पूछा था संधि विच्छेद करना, लेकिन अब पूछता है वर्ण विच्छेद भी, तो आपको वर्ण विच्छेद भी आना चाहिए। तो शब्द देखो दो हो गए, पहला शब्द दूसरा शब्द। यहाँ पे हमारे पास दो शब्द है, महा प्लस आत्मा। चलो हम दूसरा एक और ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं महा प्लस ईस, महा प्लस ईस। ये दोनों देखो लिखे हुए हैं, अब आप समझना दोनों में। जब हम इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम म को तोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो व्यंजन होता है, जो व्यंजन होता है जब उसे हम अलग करते हैं, उसमें से कोई स्वर निकालते हैं तो वो हलंत के रूप में रह जाता है, हलंत के रूप में रह जाता है। तो जब म को आप तोड़ोगे तो यहाँ से म निकाल दोगे अलग, हलंत का रूप लग जाएगा। म में क्या है? म की हम इंग्लिश लिखेंगे तो एम ए लिखेंगे, एम ए, तो इसमें ए भी है साथ में, यानी अ है। तो म में क्या है आपका? अ है। अब देखो, जब म में अ है, इस पे देखो हा, महा लिखा है हा, तो जब हम ह को हटाएंगे तो हमने यहाँ से निकाल दिया ह अलग, और ह पे कौन सा लगा है, कौन सा स्वर लगा हुआ है? तो आप कहोगे कि ह पे लगा हुआ है कौन सा? बड़ा आ। तो देखो, पहला शब्द हमारा कहाँ तक था? तो पहला शब्द यहाँ तक ही तो था, ये पहला महा तक। तो इसमें देखो कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? तो आप कहोगे सर कि बड़ा आ है, बड़ा आ निकाल लिया आपने। अब देखो, जो यहाँ पे लिखा है क्या? आत्मा, तो आ में आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि यहाँ पे क्या है? बड़ा आ है। उसके बाद क्या है? त है, आधा त है। उसके बाद क्या है? म है, और म में आपका क्या लिखा है? बड़ा आ लगा है। तो ये वाला क्या हो गया आपका? दूसरा। पहला, देखिए पहला शब्द कौन सा है आपका? महा था, तो हमने म अ ह आ कर दिया अलग, और जो आत्मा था इसको कर दिया अलग। पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमने इसको तोड़ा है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है आपका? बड़ा आ है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है आपका? बड़ा आ है। तो दोनों को मिलाने से ही तो आपका क्या बनेगा? बड़ा आ। अब बोलोगे सर ये कैसे बन गया? तो जब हम आपको स्वर संधि कराएंगे तो ये चीज़ आपको अभी बताएंगे। केवल हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि संधि में जो जुड़ता है वो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कैसे जोड़ा जाता है, केवल हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। अभी संधि नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल उसका बेसिक आपको बता रहे हैं। तो तभी तो ये बनेगा क्या? महात्मा। क्या बन जाएगा आपका? महात्मा। तो इन दोनों को, महा प्लस आत्मा को हम अलग अलग ना पढ़ के जब हम इन दोनों को जोड़ दिया, एक साथ पढ़ा, तो ये क्या बन गया आपका? महात्मा। और इसी को कहा जाता है संधि। इसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अब देखिए, इसको भी मैं तोड़ के आपको दिखाता हूं, इसे भी समझिए, इसको भी आपको समझाते हैं, और दो एग्जाम्पल से आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, अब देखिए इसको तोड़ोगे आप, तो आपको पता है कि एक शब्द तो आपको ये वाला लिखा है और दूसरा शब्द ये लिखा है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो मैं आपको बताया था म को कर दीजिए अलग, और म से क्या निकला आपका? अ निकल आया। और हमें से आपका क्या निकलेगा? बड़ा आ। और बड़े आ का मेल किससे हुआ है? बड़े आ का मेल किससे हो रहा है? दूसरे शब्द से हमें करना है। तो अब दूसरे शब्द में आपका पता है कि यहाँ पे क्या लिखा है? बड़ी ई, उसके बाद क्या है? स, उसके बाद क्या है? अ। देखो, ये आपको पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, केवल ये मैं आपको समझाने के लिए इसको तोड़ रहा हूँ। तोड़ने की इसे जरूरत नहीं है। जब हम सीख जाएंगे तो केवल लास्ट वाला देखेंगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ है। छोटे शब्द का दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? तो यहाँ पे ए है। तो ये चीज़ केवल हम देखा करेंगे लास्ट में। केवल अभी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको पूरा तोड़ रहे हैं। पूरा तोड़ना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में पूछने लगा है। एक तो संधि विच्छेद पूछता था, लेकिन अब क्या पूछने लगा है? अब आपसे पूछने लगा कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो अगर इसको हम तोड़ देते हैं पूरे को, तो ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। अगर इस दोनों को तोड़ देंगे यहाँ तक, तो ये कहलाएगा संधि विच्छेद।
वर्ण विच्छेद का मतलब है कि प्रत्येक वर्ण को तोड़कर आपको लिखना है, और संधि का मतलब है, संधि विच्छेद का, कि दो खंडों को, दो शब्दों को जोड़कर मिल लिखना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट, यहां तक आप समझ गए होंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात आती है, एक तो संधि होता है और दूसरा पॉइंट यहीं पे आप देखोगे संधि विच्छेद, ये भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, देखिए आपसे पूछ लेता है कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको पता होगा कि जो संधि का विलोम शब्द होता है वो होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। वग्रह कोई बोलते हैं, विग्रह कोई क्या बोलते हैं? विच्छेद। ये दोनों ही इसके विलोम शब्द होते हैं। आपसे पूछे कि संधि का विलोम क्या होता है, तो विग्रह भी हो सकता है और विच्छेद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम नहीं समझ रहे, केवल हम आज बात कर रहे हैं इस पे, विच्छेद पे। तो आप केवल संधि का विच्छेद सुनिए। देखिए, जब मैंने आपको अभी बताया था महात्मा लिखा था, क्या लिखा था? महात्मा। महा प्लस आत्मा लिखा था, उससे मैंने आपको क्या बना दिया था? महात्मा बना दिया था। जब मैंने महात्मा बनाया तो ये क्या हो गई? संधि हो गई ना, संधि हो गई। जब मान लीजिए, जब दो पार्टी हैं, एक पार्टी ये है और दूसरी पार्टी ये है, जब ये दोनों पार्टी एक साथ समझौता कर लेती हैं तो ये एक तीसरी पार्टी बन जाती हैं। क्या किया? इन दोनों ने समझौता किया और समझौता करने के बाद ये बन गई तीसरी पार्टी। ठीक है, तो जो ये वाली जो पार्टी बनी, इन दोनों ने क्या किया था? समझौता ही तो किया था। तो अब ये क्या हो गई? संधि हो गई इन दोनों में। अब हमें इनको अलग अलग ना बुला के एक साथ ही तो बुलाएंगे। पहले हम क्या कर रहे थे? दो पार्टी थी हमारे पास, मान लीजिए कोई भी दो पार्टी हैं, फिर उन्होंने क्या कर लिया? एक समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया, दोनों जोंट हो गई। तो अब हम इनको अलग अलग नाम से नहीं पुकारेंगे। जब ये दोनों समझौता कर लेंगे तो इसको हम तीसरे नाम से भी तो पुकार सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है क्या? संधि कहा जाता है। जब हम जुड़ जाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि संधि विच्छेद की परिभाषा क्या होती है, कि जब हम संधि बना लेते हैं, संधि को जोड़ देते हैं, तो जो महात्मा लिखा है ये क्या है? संधि है, एक ही नाम तो है। जब हम इसको क्या करेंगे? इसी के पूर्व अवस्था वाले रूप में रख देंगे। जो ये पहले था महा प्लस आत्मा, अगर हम इसी को तोड़कर इसी के पहले वाले रूप में रख देंगे तो यही क्या कहलाएगा? आपका संधि विच्छेद कहलाएगा। इसी को जैसे हम लिख देंगे महा प्लस आत्मा। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो लिखा है, ये लिखा है संधि विच्छेद, और जो ये लिखा है, ये लिखा है संधि। अब संधि की परिभाषा आप लिख सकते हो कि संधि के नियम द्वारा बने शब्द के उसके मूल अवस्था में रखना या पूर्व अवस्था में रखना, उसी को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं, सॉरी संधि विच्छेद कहते हैं। या बोल सकते हो आप कि बनी हुई संधि को उसको तोड़ना या उसके विच्छेद कर देना, उसे अलग अलग दो भागों में अलग कर देना, यानी पृथक अलग कर देना, उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। तो परिभाषा आप समझ ही होगे। यहाँ पे मैंने एक और आपको उदाहरण बताया था, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है राम प्लस अवतार। अब मैं आपसे पूछता हूं कि राम प्लस जो अवतार लिखा है ये संधि है कि संधि विच्छेद है? तो आप कहोगे कि ये दो शब्दों में लिखा है। जब दो शब्दों में लिखा है तो ये क्या है? संधि विच्छेद है। इसको क्या बोलेंगे? संधि विच्छेद, संधि विच्छेद बोलेंगे। और जो ये, अगर मैं इन दोनों को जोंट कर देता हूं, इन दोनों को मैं जोंट करके और लिख देता हूं रामावतार, तो जो इन दोनों को जोंट कर दिया तो ये आपका क्या बन गया? संधि। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग पढ़ता हूं तो ये क्या है? विच्छेद। तो आप विच्छेद की परिभाषा समझ गए होंगे कि जो संधि बनी हुई होती है उसके मूल अवस्था में रख देना, उसको तोड़ देना, उसके पृथक पृथक अलग अलग खंड कर देना, उसी को संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि आपको पता ही है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात आती है संधि के भेद। अब बात किसकी आती है? संधि के भेद। तो संधि के भेद में देखेंगे हम संधि के भेद। संधि के भेद हम सभी लोग जानते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं?
संधि के होते हैं 3 भेद। सभी लोगों को हमको पता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहली आपकी होती है स्वर संधि, दूसरी आपकी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और जो तीसरी आपकी होती है वो कौन सी होती है, विसर्ग संधि। ये हम सभी लोग जानते हैं अच्छे से, कौन सी होती है, विसर्ग संधि। अब देखिए, सबसे पहली आपकी होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब हम यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ, सुन लो सब लोग, कि जब स्वर संधि होती है, जो स्वर संधि होती है, तो अगर स्वर का मेल पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो, स्वर हो, तो हमेशा कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। फिर से सुनिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि स्वर है, तो दोनों में कौन सी संधि होगी, हमेशा स्वर संधि होगी। ये चीज आप समझ लीजिए। दूसरी देखिए व्यंजन संधि, जब व्यंजन का मेल पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है तो उसका मेल किससे हो रहा है, किसी स्वर से होता है, या व्यंजन का मेल किससे होता है, व्यंजन से ही होता है, व्यंजन से होता है, या व्यंजन का मेल किससे, या स्वर का मेल, ऐसे भी आप देख सकते हो, स्वर का मेल किससे हो, व्यंजन से। यहां पे देखिए 3 कंडीशन बनती हैं, यहाँ पे केवल एक ही बनती है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो दोनों के मेल से स्वर ही होता है, तो स्वर स्वर संधि। और जो व्यंजन संधि होती है उसमें देखो कितनी 3 कंडीशन बनेगी, स्वर का या व्यंजन का मेल स्वर से हो, या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, या स्वर का मेल व्यंजन से हो, तो हमेशा कौन सी बनेगी, व्यंजन संधि। जब हम संधि व्यंजन संधि आपको कराएंगे, स्वर संधि विसर्ग संधि, तब हम आपको और डिटेल में बताएंगे, केवल यहाँ आपको बेसिक बता रहे हैं। ऐसे देखिए इसमें कि विसर्ग का मेल, विसर्ग आप सभी लोग जानते हो कि जो ये वाला होता है ये विसर्ग होता है। विसर्ग का मेल किससे हो, स्वर से हो या किसी व्यंजन से हो। विसर्ग का मेल यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या स्वर हो या कोई व्यंजन हो, तो जो बनेगा वो कौन सी बनेगी, विसर्ग संधि। एक बार फिर से सुन लीजिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, मैं आपको बता देता हूं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, बात अंतिम वर्ण पे होगी केवल, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि कोई स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि कोई स्वर है, तो हमेशा कौन सी संधि, स्वर संधि बनेगी। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर, तो हमेशा कौन सी बनेगी, स्वर संधि। पहले शब्द का मेल, सॉरी, पहले शब्द का वर्ण, लास्ट वाला वर्ण क्या है, कोई व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या कोई स्वर है या कोई व्यंजन है, तो हमेशा कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि। यदि यहाँ पे अगर कोई स्वर भी आ जाता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन है, फिर भी कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि। स्वर संधि केवल दोनों स्वरों से ही बनती है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। स्वर संधि तभी बनेगी, और जब यहाँ पे कोई स्वर है, यहाँ पे कोई व्यंजन है, तो हमेशा कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी। तो आप समझ गए होंगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो या व्यंजन हो और उसका मेल किससे हो, व्यंजन से हो, तो व्यंजन संधि। वैसे ही आप देखिए कि या पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आए, विसर्ग आए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग आए, और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या आए, कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो, स्वर हो या कोई व्यंजन हो, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, हमेशा विसर्ग संधि बनेगी। यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप यहाँ पे परिभाषा समझ गए हो, जो अब आपकी हम स्टार्ट करेंगे स्वर संधि। तो आपको पता है कि यहाँ से हम जो पहले ही हेडिंग रहेगी अब आपकी वो रहेगी स्वर संधि। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्वर संधि के बारे में कराएंगे, और यहाँ तक जो मैंने आपको संधि डेफिनेशन इसका जो बेसिक बताया है,
तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उसको देखने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। पहले तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, तो मैं उसको और अच्छे से समझा दूंगा। मैं आपको समझा बता रहा हूँ कि मैं जो संधि आपको कराऊंगा, जो संधि आपको कराई जाएंगी स्वर व्यंजन विसर्ग, उसके बाद संधि आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, इसके बाद आप संधि कभी भी गलत नहीं करोगे। संधि कैसे भी आ जाएगी, कौन सी भी आ जाएगी, आराम से आप सही कर पाओगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट में हम स्वर संधि स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहली आपकी स्वर संधि 5 प्रकार की जो होती हैं उसमें स्टार्ट करेंगे हम। तो यहीं के साथ हम विदाई चाहते हैं। सभी लोगों के लिए राधे राधे, और अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, और नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सभी लोगों से करा देना, जिससे कि आने वाला वीडियो सभी के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।